चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ये किन किन देशों को प्रभावित करने वाला है और क्या क्या इसके संकेत आपको नजर आ रहे हैं? आप ये जानिए कि अब जो ये पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप निकालेंगे, ठीक है, उनको लगेगा देश दुनिया उनकी बात अब सुनेगी। अब ये एक डीरेंज्ड एलिफेंट की तरह हो जाएंगे जो बोलेंगे बहुत सारी बातें और सोचेंगे कि इस मल्टीपोलराइज्ड वर्ल्ड में अब वापस दुनिया उन्हीं को पावरफुल एक टॉल लीडर की तरह समझे, या यूएस को दुनिया अब एक यही है, अब ये हमें गाइड करेंगे। अब वो धीरे धीरे अब ये नोज डाइव कर जाएगी। ये जो लीडरशिप का स्टांस है अब ये नोज डाइव करने लगेगा और आप मान लीजिए 26 इसकी शुरुआत होगी। 2030 के आते आते तो इंडिया एक सुपर पावर बनने का वो जो आहट होगी ना, सुपर पावर बनने की, वो 2030 से आ जाएगी। 3 मार्च 2026 से पीरियड शुरू होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत आप जानती है एप्स्टीन फाइल सामने आया, वो चीज़ें जो बहुत सालों से दबी हुई थी वो रिवील हुई हैं। तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये इनके टर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए। द्वितीय और अष्टम की धुरी पे मैलेफिक्स के आने से चाइना में कोई नया डिजीज आ सकता है, या पुराना ही जो कोविड है उसी का कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रेन चाइना में। ये चंद्र ग्रहण बहुत बड़ा डेस्टिनी रीसेट कई लग्न और कई राशियों पर लेकर आने वाला है। ये आपको कोई कमीशंस, कोई बोनसेस या शेयर मार्केट से भी लाभ दे सकता है। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बड़ा अच्छा रहेगा विदाउट अ डाउट। देखिए, जब रुका हुआ धन होता है ना, तो गोपाल सहस्त्रनाम आप संक्रांति तिथि पर करें। इसमें आप अमावस्या भी जोड़ लें। इन दिनों किया गया गोपाल सहस्त्रनाम, ये सभी कर सकते हैं। इन दिनों किया गया गोपाल सहस्त्रनाम गई हुई लक्ष्मी को वापस मोड़ देता है। मैम, क्या किसी की कोई राजयोग की भी स्थिति बन रही है? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चंद्र ग्रहण को लेकर आप सभी के मन में तरह तरह के सवाल होंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण जो साल का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है वो है 3 मार्च को, क्या होने वाला है, इसका क्या प्रभाव देश विदेश पर पड़ने वाला है, 12 राशियों पर ये क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, किन किन चीज़ों को लेकर उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमने इस खास पॉडकास्ट में सभी पहलुओं पर एक एक करके बात की है कि आखिर भारत की स्थिति क्या बता रही है। 2025 हमारा जैसे तैसे गया, क्या 26 भी ऐसा ही जाने वाला है? ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि क्या घटना घटने वाली है? ऐसे कौन कौन सी तारीखों पर हमने बात की है जो बताते हैं कि आपको इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है? चंद्र ग्रहण का काल किन किन राशियों पर पड़ने वाला है? इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास गेस्ट हैं जो कि पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, मनीषा आहूजा, जो कि काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है और अब अपने गणना से उन्होंने पूरी स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों पर बताया है। सबसे पहले तो मनीषा आहूजा जी, स्पीकिंग ट्री आपका तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू। और ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि साल का सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो 3 मार्च को लग रहा है 2026 का। तो इसको लेकर कि ना मैम, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि ये चंद्र ग्रहण क्या क्या स्थिति लेकर आ रहा है और क्या क्या बड़ा बदलाव देश विदेश में लेकर आने वाला है। तो शुरुआत मैं आपसे यहीं से करती हूँ कि चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ये किन किन देशों को प्रभावित करने वाला है और क्या क्या इसके संकेत आपको नजर आ रहे हैं? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है, ठीक है। 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। जब हम ये पढ़ते हैं कि देश और दुनिया में इसका क्या प्रभाव है, तो हम उस समय का चार्ट बनाते हैं जब ये चंद्र ग्रहण लगता है। अब चंद्र ग्रहण शुरू होता है और वो फिर अपने मैक्सिमम इम्पैक्ट के पॉइंट पर आता है और फिर वहाँ से आगे निकलता है। वो जो मैक्सिमम इम्पैक्ट का पॉइंट है वो 1707 यानी कि 5:07 शाम के PM का समय है, जिस समय का ये चार्ट बनता है, ठीक है। और ये जो ग्रहण है ये सिंह और कुंभ की धुरी पर बन रहा है, ठीक है, चंद्र ग्रहण, जिसमें चंद्रमा केतु के साथ सिंह में और यहाँ पर कुंभ में मंगल, सूर्य, वक्री बुध, राहु, ठीक है, ये धुरी बन रही है इस ग्रहण की। ये 18 डिग्रीज सम मिनट्स पर ये ग्रहण है
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा जो है या तो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है। तो हम देखते हैं कि जो ल्यूमिनरी चंद्रमा या सूर्य जो ग्रसित हो रहा है वो किसके नक्षत्र में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब यहाँ पर चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र उच्च की स्थिति में बैठे हैं शनि के साथ, मगर शुक्र सिंह से अष्टम में आ गए हैं। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उससे अष्टम राशि में वो नक्षत्र का स्वामी बैठा है। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम समझे। तो अब ये ग्रहण कंट्रीज को कैसे इफेक्ट करता है, ये मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है। अब जो मेदिनी ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम सहज रूप से ये नहीं दिखा सकते, बाकी लोगों की इंडिविजुअल्स की कुंडली पर हम वैसे नहीं लगाते। और ग्रहण विचार जो है वो लार्जली मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है, मगर राशियों पे इंडिविजुअल चार्ट्स पे भी हम देखते हैं, बट उनको दशाएं भी चलनी चाहिए फिर उसकी, ठीक। अब जब हम इस ग्रहण को पढ़ते हैं तो इसके जो हाइलाइट्स हैं कंट्रीज पर अगर हम देखें तो देखिए सिंह राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, सिंह और कुंभ की धुरी में। अब यूएस को देखें तो सिंह लग्न का ही यूएस का चार्ट है, ठीक है। और जन्मकालीन चंद्रमा यूएस की कुंडली में सप्तम भाव यानी कि कुंभ में बैठा है, और ये जन्मकालीन चंद्रमा पे ये धुरी आ जाएगी सिंह और कुंभ की। तो आप ये जानिए कि अब जो ये पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप निकालेंगे, ठीक है, उनको लगेगा देश दुनिया उनकी बात अब सुनेगी। अब ये एक डीरेंज्ड एलिफेंट की तरह हो जाएंगे जो बोलेंगे बहुत सारी बातें और सोचेंगे कि इस मल्टीपोलराइज्ड वर्ल्ड में अब वापस दुनिया उन्हीं को पावरफुल एक टॉल लीडर की तरह समझे, या यूएस को दुनिया अब एक यही है, अब ये हमें गाइड करेंगे। अब वो धीरे धीरे अब ये नोज डाइव कर जाएगी। ये जो लीडरशिप का स्टांस है अब ये नोज डाइव करने लगेगा, और आप मान लीजिए 26 इसकी शुरुआत होगी। अब जो ये 26 के साल से नोज डाइव करेगा तो अब ये कहानी अब उठेगी नहीं, ये सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रही है। और आप देखेंगे कि डेकेड के अंत तक ये नोज डाइव ही करेगा। इसका मतलब यूएस अपनी रेलेवेंस खो देगा एज दैट लीडर। कोई नॉमिनेशन तो है नहीं, बट इट्स लाइक अनसेड लीडर दैट एवरीबडी हैज टू फॉलो द वेस्ट। वो ही पावरफुल है। तो वो जो एक पूरा एक नैरेटिव है या उस वो जो उस नैरेटिव, वो जो आर्किटेक्चर होता है ना एक नैरेटिव का कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, वो नैरेटिव ही अब ध्वस्त हो जाएगा। वो ध्वस्त हो जाएगा ये नैरेटिव कि ये बहुत पावरफुल है, इनको बहुत समझ है, अब ये डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो इसलिए मैंने कहा ये डीरेंज्ड एलिफेंट की कहानी है, जो सोच रहे हैं कि मैं अब दुनिया को बताऊंगा उनको क्या करना है, मगर अब बहुत सारे लोग इनको सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब मल्टीपोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पहले था बस यही पावरफुल है, ये वेस्ट। अब क्या है, अ लॉट ऑफ कंट्रीज विल फाइंड देयर ओन सिग्निफिकेंस एंड विल बिकम पावरफुल देयरफॉर। और ये तो मैं आप ही के पॉडकास्ट पे बहुत पहले भी कह चुकी हूँ कि 2030 के आते आते तो इंडिया एक सुपर पावर बनने का वो जो आहट होगी ना सुपर पावर बनने की, वो 2030 से आ जाएगी। और जब तक 2034 आता है, 2034 ही क्यों, शनि जब भी कर्क राशि में प्रवेश करता है, और ये बड़ी पुरानी रिसर्च है, हम इस पे भी कभी पॉडकास्ट कर सकते हैं कि क्या तो वर्ल्ड पावर्स की स्टैकिंग बदल जाती है। अप्रोक्सीमेटली मिड ईयर 2034 में शनि जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और स्टैकिंग बदल जाएगी, पावर स्ट्रक्चर्स की स्टैकिंग ही बदल जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा 2034 से जब शनि का प्रवेश कर्क राशि में होगा, और आप देखिए भारत के लिए कर्क राशि जो है वो भारत की जन्म राशि है। शनि का यानी कि भारत की पूर्ण 7.5 जब लगती है तो वहाँ से पावर स्टैकिंग बिल्कुल ही बदल जाएगी, ठीक है। वैसे तो 2030 से ही इंडिया सुपर पावर होने की आहट होगी, मगर जून 30 से जून 32 2 साल भारत के लिए भी थोड़े कष्टदायी है। मैं हमेशा कहती हूँ इतना पोलराइज हो रहा होगा कि भारत के लिए ये बात है कि इजराइल का साथ दे कि रशिया का साथ दे, क्योंकि रशिया और इजराइल अलग अलग गुटों में होंगे। तो वहाँ पर ये डिसाइड करना कि एक बेस्ट फ्रेंड इधर है और एक अलाइंड पार्टनर चुनौतीपूर्ण। हाँ, तो वो चुनौतीपूर्ण समय होगा भारत के लिए भी, जून 30 से जून 32। मगर अगर इसको अच्छे से समझे तो जून 29 से जून 32, मगर 34 से स्टैकिंग बदलती है। बहरहाल वापस आते हैं और ग्रहण के ही इस काल को समझते हैं।
ग्रहण के इस काल को समझें तो मैंने आपको यूएस के बारे में बताया। अब इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि यूएस में अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का भी चार्ट देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में सिम लग्न, डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट भी सिम लग्न का चार्ट है। अब फिर से वही धुरी एक्टिवेट हो रही है और जनकालीन मंगल एक्टिवेट हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब इस ग्रहण से प्लस 6 मंथ्स, क्योंकि ग्रहण का एक काल होता है 6 महीने का, हम लेते ही लेते हैं वहाँ से एक इवेंट जो है ना, वो एक इवेंट्स जैसे फ्रक्टिफाई करने लगते हैं वहाँ। तो ये जो अब 3 मार्च से 3 मार्च 2026 से पीरियड शुरू होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत आप जानती है एप्स्टीन फाइल सामने आया, वो चीज़ें जो बहुत सालों से दबी हुई थी वो रिवील हुई हैं, वो उभरी हैं। और अब उनके उभरने के बाद अब जो कहते हैं ना कि मतलब चेहरा सामने, बेइज्जत होने का अब समय सामने ही है, चाहे कितना भी उसे बचाने की अब आप कोशिश करें। और तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये इनके टर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप के टर्म में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, या कुछ ऐसा मतलब जैसे कहते हैं हम कि इतना विरोध उत्पन्न हो रिपब्लिकन पार्टी में जिसके ये कैंडिडेट है, इतना विरोध उत्पन्न हो कि स्थिति में कुछ चेंजेस आ जाएं इनके। अब ये क्योंकि ये ग्रहण डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के लिए भी ठीक नहीं दिखता, क्योंकि जनकालीन मंगल पर हो रहा है, मंगल इन्वॉल्व है और चंद्रमा जो है वो दशमस्थ शुक्र के नक्षत्र में है जो उनसे अष्टम भाव में बैठे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा समय नहीं आएगा। ये इनकी इमेज पर इस तरीके से हाँ। और ये ऐसा नहीं है कि बस एक इमेज पे आया और फिर पर्दा डल गया, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब जो डिसीजंस भी लेंगे यूएस के प्रेसिडेंट, वो कोई बहुत फाइन डिसीजंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम यूक्रेन को, इसके साथ हम यूक्रेन को लिंक करते हैं, जब हम यूक्रेन का चार्ट पढ़ते हैं जो कि एक कैप्रिकॉर्न लग्न, मकर लग्न का चार्ट है, तो मकर लग्न के चार्ट के लिए यूक्रेन में बहुत से ग्रह जो हैं वैसे ही सिंह राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं और उनके ऊपर यह ग्रहण आ रहा है। तो एकदम से विस्फोटक बन जाएगी यूक्रेन रशिया की स्थिति। एकदम से इस ग्रहण के बाद यूक्रेन रशिया की स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, क्योंकि उसका असर डायरेक्ट यहीं पड़ रहा है। हाँ, अष्टम भाव पे जो कि मास डेथ्स, एक्सोडस, इन सब का भाव है, उसमें इतने सारे ग्रहों का एक साथ बैठना। और ये 3 मार्च के बाद विस्फोटक बनती है और 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाते हैं। वक्री होके मीन में वक्री होके कुंभ में अपना असर देते हैं, जो कि यूक्रेन के लिए दूसरा भाव है। तो वो दूसरे भाव में भी एक्टिवेशन आ जाएगी एक। तो ये जो प्रॉब्लम 3 मार्च से बढ़ेगी वो 27 जुलाई से और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप देखें यूक्रेन के चार्ट में जो प्रॉब्लम हम 3 मार्च से देखते हैं वो हम कहते हैं 27 जुलाई का वो डेट है जब शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, वहाँ से प्रॉब्लम दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम रशिया के चार्ट को भी समझें, रशिया का चार्ट कन्या लग्न का चार्ट है जिसमें ये ग्रहण छठे और द्वादश भाव पर आ रहा है। मगर यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा बड़ा अध्ययन है इन कुंडलियों पे जो कंट्रीज़ की हैं, तो रशिया के कन्या लग्न के चार्ट में मंगल जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव यानी कि मीन, और शनि का गोचर अभी वहीं हो रहा है। 20 जनवरी 2026 को शनि ने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है जिसमें ये जनकालीन मंगल बैठा है। ठीक है, अब ये मंगल की डिग्रीज पे जब आने लगेंगे, ऐसा भी आपको ये मार्च ऑनवर्ड्स ये उस एरिया में आ जाएंगे जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मंगल के ऊपर बिल्कुल। तो मार्च से सितंबर के बीच में आप देखिए अभी यूक्रेन रशिया फिर से आपको दिखेगा, दिखने लगेगा। और इस बार यूएस में डोनाल्ड ट्रंप फिर से कहेंगे कि अब यूरोप ने या नाटो ने तो क्या ही सपोर्ट किया, अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से मतलब यूक्रेन को अगर सपोर्ट करते हैं तो एक बड़ी ही विचित्र विस्फोटक स्थिति फिर से उत्पन्न होगी। मगर क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के सारे डिसीजंस ही कोई बहुत ज़्यादा समझदारी के या सूझबूझ के डिसीजंस तो नहीं दिखने वाले हैं। तो मैं कुछ एक टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए। तो अभी यूक्रेन रशिया, तो इस ग्रहण के बाद ये एक इमीडिएट इफेक्ट आएगा, है ना। तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको मार्च और सितंबर बोला और यहाँ मैंने बोला कि 27 जुलाई से और भी सिचुएशन में उथल पुथल होती है। मैम, हमने 6 महीने की बात की कि 6 महीने तक ये ग्रहण दिखता है। तो अगर अब मैं बात करूँ भारत की, तो अगर जैसे हमने अभी ट्रंप की स्थिति बताई, तो क्या इन स्थितियों के कारण भारत पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं ये कहूँगी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं ये कहूँगी कि ट्रंप कितनी भी अपनी टैरिफ ट्रेड पॉलिसी से भारत को
परेशान करने की कोशिश करें, मगर जितने भी ये एंडेवर्स हैं या जो भी ये चेष्टा है बाहरी पावर्स की, वो अनसक्सेसफुल ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत इतना अच्छा करेगा अगर आप भारत का भी, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डाइग्रेस करके एक छोटा पॉइंट बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण तो देख रहे हैं, मगर जब पहला नवरात्र आता है, यानी कि 19 मार्च का पहला नवरात्र है, तो हमारे लिए न्यू ईयर वहीं से शुरू होता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की चार्ट हम बनाते हैं भारत को समझने के लिए। तो ग्रहण और चैत्र प्रतिपदा का चार्ट पास पास है, 3 मार्च और ये 19 मार्च का। और ये 19 मार्च का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट है, ये भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी को इस साल में अच्छा दिखाता है, क्योंकि बृहस्पति, ये मीन लग्न का चार्ट बनता है, ये ग्रहण का नहीं मैं बात कर रही हूँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भारत का मीन लग्न का चार्ट है। बृहस्पति वक्री मगर केंद्रस्थ होकर मिथुन राशि में बैठे हैं और दशमेश भी हैं यहाँ पर, क्योंकि मीन लग्न के लिए बृहस्पति दशमेश भी हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। ये साल यानी कि मार्च 26 से मार्च 27 भारत की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साल है। तो कोशिश कर ले कोई भी अभी इस समय, और इस समय क्या मैंने आपको कहा 2030 तक तो आपको आहट होगी इस बात की कि भारत सुपर पावर बनने वाला है। तो कुछ भी कर ले आप, यूएस क्या और भी कंट्रीज़ मिल जाएं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मगर यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊँ, इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे सऊदी अरेबिया से कुछ ऐसी मदद आएगी भारत को, या ये जो रशिया, इंडिया, जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, ये कोई अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकाल सकती हैं। एक पैरेलल ट्रेड का एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ब्रिक्स जो आप जानते हैं, ये नेशंस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकाल देंगी ताकि इतना डिपेंडेंस ही नहीं रहेगा फिर डॉलर पे। अब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये करेंसी हो सकती है, ट्रेड में कुछ एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज आपस में डील करें, क्योंकि मल्टीपोलराइजेशन का समय आ रहा है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूएस हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज अपने आप को इंसुलेट कर लेंगी डॉलर के उतार चढ़ाव से। तो ये भी आप देखेंगे आने वाले समय में। और ऐसे में मैम, जैसे भारत चीन की हम बात करें, हमेशा ये मुद्दा उठता ही रहता है, तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये भारत चीन की दशा क्या बता रहा है? देखिए, चाइना का अगर हम चार्ट देखें तो ये चाइना की कुंडली एक मकर लग्न की कुंडली है, ठीक है, जिसमें चंद्रमा विद्यमान है और सप्तम भाव में मंगल और अष्टम भाव में यानी कि सिंह राशि में शनि। अब ये ग्रहण जो है ये सिंह राशि में पड़ रहा है, जो कि चाइना की अष्टम भाव की कुंडली है, ठीक है, और इसमें चंद्रमा और यहाँ इस धुरी पे मंगल आ जाएंगे। तो द्वितीय और अष्टम की धुरी पे मैलेफिक्स के आने से चाइना में कोई नया डिजीज़ आ सकता है, या पुराना ही जो कोविड है उसी का कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रेन चाइना में उठ जाए और परेशानी का मुद्दा क्रिएट हो, ऐसा हो सकता है। मगर चाइना का अगर ये चार्ट देखा जाए तो मैं ये बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का फोटे जो चाइना का था वो अब धीरे धीरे इंडिया का आ जाएगा। ये जो मेक इन इंडिया और जो स्किल्ड लेबर है जो इंडिया का, ये अपना वर्चस्व जो है इंडिया का प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, अब वो चाइना को पीछे छोड़ देगा जो अभी तक चाइना का था। और आने वाले समय में भी अगर आप अगले 2-3 साल देखें तो चाइना उतना पावरफुल नहीं है ना। चाइना अब उतना पावरफुल नहीं रहेगा। वो हम कहते हैं ना एलिफेंट एंड द ड्रैगन। तो एलिफेंट एंड द ड्रैगन में अब एलिफेंट जो है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा जैसा कि मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग का फोटे अब इंडिया का होगा। और ये ग्रहण जो है ये चाइना के लिए कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं दिखा रहा। मैंने आपको कहा 2-8 एक्सिस पे मैलेफिक्स आ जाएंगे और ये ग्रहण अष्टम भाव का ग्रहण है। तो इसमें कोई गलत डिसीजन भी चाइना ले सकता है, जैसे कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे अपने फुट सोल्जर्स भेजे। मगर ऐसा मुझे अभी नहीं दिखता। ऐसा मुझे नवंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच में ऐसा हो सकता है कि चाइना बॉर्डर्स पे इंडिया के साथ परेशानी क्रिएट करे। मगर अगर ऐसा हो तो भी चाइना के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसा है कि सोल्जर्स उसके ध्वस्त होंगे या धूल में मिलते हुए, जिसे हम कहते हैं, दिखते हैं, तो हावी नहीं हो पाएंगे अब भारत पे। भारत की वैसे भी मंगल की दशा चल रही है। इसमें भारत अपना असर्टिव अग्रेसिव बेस्ट पर है। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा तो अलर्ट मोड। हाँ, सबसे पहले वो
यू नो। मैम ये तो हमने बात की भारत की, अब ऐसे में एक सवाल और है कि अगर हम अमेरिका और ईरान की बात करें तो 6 महीने का ये चंद्र ग्रहण है, तो ये अमेरिका और ईरान की स्थिति क्या बताता है? देखिए, ईरान में तो लीडरशिप चेंज होने की कगार पर खड़ा है, बहुत ही डिक्टेटोरियल लीडरशिप है। अगर हम ईरान की भी ये चार्ट को समझें तो कर्क लग्न का ये चार्ट है और द्वितीय भाव में ये ग्रहण चल रहा है और ये लग्नेश चंद्रमा को इन्वॉल्व करता है। वैसे तो लूनर एक्लिप्स चंद्रमा को, पर इस केस में क्योंकि कर्क लग्न की ईरान की कुंडली, तो लग्नेश पे ग्रहण आ रहा है और इसमें अष्टमेश शनि इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप ये जानिए कि ये लीडरशिप आसानी से तो अपना कंट्रोल छोड़ेगी नहीं ईरान पर, मगर स्लोली एंड स्टेडली ईरान जो है वो अपने पुराने ज़ोरास्ट्रियन रूट्स की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई माने या ना माने, इसमें समय थोड़ा सा लग सकता है। ये बिल्कुल बालोचिस्तान की स्थिति होने वाली है। बालोचिस्तान तो आप मानिए कि पाकिस्तान से अलग ही होकर रहेगा और अब भी वो समय, मतलब वो तो समय है कि आर्मीज आपस में लड़ेंगी और अभी भी काफ़ी विस्फोटक स्थिति आपको दिख जाएगी। ये उस कगार पर है। हाँ, मतलब ये मार्च अप्रैल से आपको ये भी बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे ही मंगल का प्रवेश मीन राशि में होता है तो ये भी आपको दिखेगा होता हुआ, ठीक है। और उधर ईरान जो है वहाँ पे कोई भूमि का खंड नहीं हो रहा है, मगर अलग नहीं हो रहा है, मगर वो जो भूमि है वो अपना जो पुराना उसका कल्चरल या जो उसका पुराना जो उनकी रूट्स थी या स्पिरिचुअल रिलीजियस जो भी उनका एक तरीका था जीने का, वर्शिप का, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जो कि हम पारसीज जो थे ईरान से, जो अब बिल्कुल एक इस्लामिक रिजीम बन गया ईरान, तो ईरान की जो पुरानी रूट्स थी, जैसा वो था, वो फिर से अपने पुराने वर्जन पे आ जाएगा। तो मगर ये जो करंट रेजीम है ये थोड़ा सा समय तो लगाएगी जाने में, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत कुछ होगा, मगर अब वो जो बदलाव का वो जो स्थिति है वो शुरुआत हो चुकी है उस बदलाव की। वो बदलाव मान के ही रहेगा कि अब वापस से अपने पुराने सिस्टम पे आ जाए ईरान। उसमें समय लग सकता है मगर उसकी शुरुआत हो चुकी है और वो उसकी शुरुआत सितंबर 2025 के ब्लड मून से हुई है और ये भी मैंने आप ही के पॉडकास्ट पे बोला था। अब वो स्लोली एंड स्टेडली वो स्पीड पकड़ेगा। ऐसे में मैम अगर ये चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है, इसके बाद भी ये जो भी हमने अभी बताए घटनाएं बताई, क्या ये इसके बाद भी इसका असर रहेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण एक पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद हम किसी भी एक्लिप्स या ग्रहण को कहते हैं वो 6 महीने तक उसका जो सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। वो ग्रहण का एक सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। और अब इसके बीच में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो इसी 6 महीने में, अब इसमें एक घटना उठी है ना, अब उसका इफेक्ट होने में समय, पर आपको वो एकदम चिंगारी, हाँ, चिंगारी उत्पन्न हुई। अब वो चिंगारी कैसे, किस ट्रैजेक्टरी पर आएगी वो आपको देखने में कई बार समय लगता है, मगर वो चिंगारी का कारण बन जाता है ग्रहण, ये आप जानिए। अब भारत को भी देखिए आप, महाराष्ट्र और असम में पूर्णतया ये इक्लिप्स विजिबल है। असम में भी कुछ परेशानी, कोई प्राकृतिक आपदा दिखती है, क्योंकि जब जब वक्री बुध इसमें इन्वॉल्व होता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग तो होती ही है ना। और ये आप जानिए कि ये तो मतलब हमें उथल-पुथल थोड़ा मचा सकती है। और भारत में भी ये नॉर्दर्न रीजन में भी और असम में भी ये थोड़ा सा टेक्टोनिक शिफ्ट्स आपको दिखा सकता है। 3 मार्च प्लस 6 मंथ्स, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और आप ये जानिए कि अब जैसे वेस्ट बंगाल में भी ये ग्रहण, तो वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन का आहट हो रही है। आप जान लीजिए कि अब जैसे कहते हैं कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की, वो अब दोबारा ममता बनर्जी अब पावर में आती नहीं दिखती हैं, ठीक है। ये ग्रहण का वहाँ पर ये असर होगा। ऐसे में जो ये चंद्र ग्रहण है मैम, इसका अगर आंशिक रूप की बात करें, इसकी जो छाया है वो पड़ रही है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, इन सब अन्य शहर में पड़ रही है। ऐसा है कि चंद्र ग्रहण को हम अलग अलग सिटी पे कैसे पढ़ें, या तो हमारे पास उस सिटी का वो हो,
उस सिटी का हम वो बनाएं, लग्न बनाएं। अब जैसे बॉम्बे को देखने के लिए, मुंबई को देखने के लिए हम हमेशा वृश्चिक लग्न को देखते हैं। दिल्ली को देखने के लिए हम सिंह लग्न देखते हैं। जब सिंह लग्न पीड़ित होता है तो हम कहते हैं कि जो गढ़ है इस देश का, वो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वैसे देखा जाए ये ग्रहण सिंह लग्न का ही ग्रहण है, तो आप देखेंगे राज्यसभा में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। तो बहुत सारा, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारा उथल पुथल है अभी मिनिस्टीरियल कैबिनेट स्पेस में, बहुत सारा उथल पुथल आपको दिखेगा इस साल में। तो ये ज़रूर होगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने देश विदेश और अन्य जगहों की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि मैंने डेस्टिनी रीसेट के ऑफ द कैमरा आपसे बात की थी कि ये चंद्र ग्रहण बहुत बड़ा डेस्टिनी रीसेट कई लग्न और कई राशियों पर लेकर आने वाला है। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अब इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 12 प्रकार की कुंडलियाँ तो नहीं है, मगर एक जनरल ट्रेंड हम ज़रूर देख सकते हैं राशियों का क्या प्रभाव रहेगा। ग्रहण को हमें तब तक नहीं समझना चाहिए किसी राशि के लिए जब तक किसी व्यक्ति का जन्म ही ग्रहण में ना हुआ हो। जिसका जन्म ग्रहण में हुआ उसे तो ग्रहण काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब किन्हीं का जन्म ग्रहण में नहीं हुआ, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बात बता रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट देखें तो जन्म ही ग्रहण का है, है ना, और फिर से सिंह लग्न पे आ रहा है और सिंह ही लग्न है चार्ट का, तो वहाँ इंडिविजुअली भी ग्रहण आपको इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आप एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक लीडरशिप पॉइंट पर हैं, एक लार्जर वो कहते हैं ना एंटिटी की लीडरशिप पर हैं, तो ग्रहण उस व्यक्ति को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब आपका इस सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। अब कई लोग हैं जो राहु केतु के अक्ष में कोई प्लैनेट्स हैं उसमें उनकी पैदाइश है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो ग्रहण काल में पैदा हुए हैं। केवल चंद्रमा भी बैठा है राहु केतु के अक्ष में, मगर वो ग्रहण काल का बर्थ नहीं होता। इसलिए इस बात को बहुत केयरफुली समझना चाहिए कि क्या जब पैदाइश थी वो ग्रहण काल का समय था, क्योंकि राहु केतु के अक्ष में तो अक्सर आ जाता है चंद्रमा सूर्य, पर ये ज़रूरी नहीं है उस हर बार ग्रहण हो। ये पॉइंट नोट करना चाहिए। तो क्या आपके जन्म समय पे ग्रहण काल था, नहीं था? अब कई इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की डिग्री पे आ गया ये ग्रहण। आपका बर्थ नहीं है ग्रहण में, मगर किसी इंपॉर्टेंट प्लैनेट की डिग्री पे आ गया तो एक सडन ट्रिगर दे देगा किसी इवेंट के फ्रक्टिफाई करने का। तो इन बातों को समझना चाहिए और ऐसे भयभीत नहीं होना चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। मगर अगर हम इसको ट्रेंड को देखें तो आप ये जानिए कि किस प्रकार से प्लैनेट्स बैठे हैं, ये हम बताते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि राशियों पर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो चंद्रमा और केतु सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य मंगल वक्री बुध और राहु कुंभ राशि में बैठे हैं, शनि और शुक्र मीन राशि में बैठे हैं और वक्री बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं। ये इस समय प्लैनेटरी मूवमेंट होगा जब हम राशियों को भी समझते हैं। तो अगर हम मेष राशि को समझें तो मेष राशि के लिए आप देखिए कि मेष राशि के लिए जो सप्तमेश है शुक्र, वो उच्च के होके द्वादश भाव में चले गए और यहाँ पर वो दशमेश के साथ। तो ऐसे व्यक्ति किसी पोस्टिंग, किसी ट्रांसफ़र को उनको मिल सकती है जो कि बहुत लाभदायक हो। वाह। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आप वर्क फ्रॉम होम है मगर आपका कार्य जो है किसी ऐसे क्षेत्र से है जो कि बाहरी कंट्री से है, मगर लक्ष्मी का आवागमन आप यहाँ ला रहे हैं अपने नेटिव प्लेस में। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन इन लोगों के लिए, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ग्रहण या चंद्रमा का ये एक एक्टिवेशन पंचम भाव पे पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वो कहते हैं ना वी आर ऑन द वे टू फैमिली, जो कपल्स इस प्रकार के, तो यहाँ पर ये भी एक एक्टिवेशन है। दूसरा, कोई हायर एजुकेशन करने जा रहे हैं आप, या आप वो कहते हैं ना एक अलग लीग में अब आप शामिल हो गए, आपने ये कंप्लीट किया, अब आपकी एजुकेशन, आपने कहा मेरी ग्रेजुएशन हुई, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ और थोड़ा एक कदम आगे। हाँ, ये भी मेष लग्न के लिए आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर भाव में, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए एकादश भाव में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक बड़ी लाभप्रद स्थिति बनती है। कुछ ऐसे चेंजेस आपकी जॉब में, कुछ ऐसे आपने रीवैल्यूएट, रिकैलिब्रेट करा अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स को कि वो आपके लिए लाभप्रद हो गई। इस समय की पढ़ाई भी आपके लिए लाभप्रद है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हम मेष राशि के लिए देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं वृषभ राशि के लिए, ठीक है। अब आप वृषभ राशि को अगर देखें तो ये ग्रहण जो है ये चतुर्थ और दशम की धुरी पर आएगा, ठीक है। ऐसे लोग अपना
कोई नया घर खरीदा, वह उस नए स्पेस में चले गए, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इनके लिए ये तृतीयेश है चंद्रमा, जो चतुर्थ भाव में ये एक ग्रहण की स्थिति में आएगा। आपके कोई छोटे सिबलिंग्स हैं जिनकी कोई जिंदगी में, अब जैसे कहते हैं ना कि सिंगल हैं और मैरिज हो रही है, वो भी एक स्थिति बनती है। आपके छोटे छोटे सिबलिंग्स, ये छोटे सिबलिंग्स यहाँ पर आपको दिखेगा, हाँ, जो शादी का इंतजार कर रहे हैं वो भी इसमें आपको दिखते हैं। अब इसमें इस चार्ट में अष्टमेश है बृहस्पति और दूसरे भाव में वक्री होकर बैठ गए हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं शेयर मार्केट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के करिए, है ना। अष्टमेश द्वितीय में आकर वक्री हुआ है, तो ये कई बार, जबकि इस चार्ट में यानी कि वृषभ लग्न के लिए ये एकादशेश भी हैं, तो ये गेंस दिखाएगा मगर इवेंचुअली दिखाएगा। अभी एकदम से आपको लगे कि ओ मार्केट्स, या मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया था मार्केट्स, तो मैंने आपको कहा कि इंडिया का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट है, इस साल इकोनॉमी ठीक दिखती है। इस साल मतलब हम मार्च 26 से मार्च 27 की बात करें, इकोनॉमी ठीक दिख रही है इसमें, मगर इंडिविजुअल चार्ट्स में क्या आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं वहाँ से ही दिखता है। तो बी केयरफुल विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, ये हम बोलेंगे वृषभ राशि के लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो अच्छी है, सप्तमेश मंगल जो है वो दशम भाव में आ गए, यानी कि कुंभ में आ गए, तो आपके पार्टनर को कोई बहुत अच्छा ब्रेक मिल सकता है इन हिज और हर करियर, ये भी आप देख सकते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। अब मिथुन राशि को समझें तो आप जानते हैं कि तृतीयेश और नवमेश पे ये ग्रहण लग रहा है। फादर की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, ये आप जानते हैं। और शनि जो है यहाँ पर दशम भाव में बैठे हैं, मीन में। शनि यहाँ पर अष्टमेश हैं, मीन राशि में बैठे हैं। अगर आप कोई ब्रेक लेते हैं अपने करियर में, या मैं ये कहूँगी कि जब तक आपके पास दूसरा जॉब ना हो, अपनी पहली वाली जॉब को ना छोड़ें, दूसरा हाथ में लेकर, हाँ, तभी आप इसको छोड़ें, क्योंकि अष्टमेश शनि जैसे ही आपके दशम भाव में बैठेंगे तो एक ब्रेक दिखाते हैं। तो हम कहेंगे कि डोंट टेक अ रिस्क। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा कर जाते हैं। डोंट टेक अ रिस्क, मैं ये कहूँगी। यहाँ पर सप्तमेश वक्री होकर, यानी कि धनु के स्वामी बृहस्पति वक्री होकर लग्न में आ गए, क्योंकि हम मिथुन की बात कर रहे हैं, तो ये मैरिज का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फादर की हेल्थ का ध्यान रखा जाए और जॉब छोड़ने से पहले दूसरी हाथ में होनी चाहिए। जबकि ये गेंस भी दिखा रहा है, ये वक्री बृहस्पति नवम को देखता तो है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप ओवरकम तो कर लेंगे। बट वो कहते हैं ना, 4 वॉन्ड इज 4 आर्म, हाँ, है ना। तो ये वो थोड़ा सा एक तो पॉइंट्स जो ये ग्रहण आपको थोड़ा दिखाएगा, सतर्क रहने की जरूरत है। मगर ज्यादा देखिए, जो हम ईयरली प्रेडिक्शंस लेते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। ये एक छोटा फेज आता है, क्योंकि ग्रहण तो अभी और भी लगेंगे। अभी अगस्त में फिर से 2 ग्रहण लग रहे हैं, है ना। अगस्त में फिर से एक लूनर और सोलर इक्लिप्स है, तो इसको तो आप समझें। मगर आपका जो ईयरली जब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, मगर ये ग्रहण की कुंडलियों से अब देखा जा रहा है, और ग्रहण तो अभी 2 और लगेंगे अगस्त में। अब हम यहाँ से चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि को अगर आप देखें तो देखिए, ये जो ग्रहण है आपका, ये द्वितीय और अष्टम भाव को इफेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा हेल्थ के लिए ठीक नहीं, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा ही ग्रहण की स्थिति में आ रहा है। तो कर्क राशि वालों को ग्रहण के आसपास अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नज़ला जुकाम, चंद्रमा जो है कफ प्रवृत्ति दिखाता है। कफ प्रवृत्ति के लोग, जैसे ही चंद्रमा और लग्नेश होकर दूसरे भाव में आता है, तो आप देखेंगे कि कफ प्रवृत्ति बढ़ती है। चेस्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, प्राणायाम बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसके लिए। और क्योंकि इतने सारे ग्रह अष्टम भाव में आ रहे हैं जिसमें मंगल भी है, तो चोट से बचें। अगर सर्जरी का टाइम है तो अभी थोड़ा रुक जाएं, एकदम से सर्जरी नहीं कराएं, ये ज़रा ध्यान रखें। मगर ये आप जानिए, इट्स बेस्ट कि हम इंडिविजुअली आपके चार्ट्स को देखें, क्योंकि कर्क राशि के तो हम कहेंगे 1/12 दुनिया के लोग कर्क राशि के होंगे। हाँ। सबके ही
कर्क से अष्टम में आएगा। अब कर्क आपका लग्न है, आपकी चंद्र राशि है, आपका आपको सूर्य राशि है, ये देखना पड़ेगा। मगर ये एक जनरल ट्रेंड है। मैं फिर कहती हूँ, इंडिविजुअल चार्ट्स अलग होते हैं। दुनिया को 12 प्रकार की डेस्टिनी में तो नहीं बांटा जा सकता, मगर ये कहीं ना कहीं रिंग ट्रू जरूर करेंगे, क्योंकि अगर कर्क में आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और अष्टम में इतने प्लैनेट्स आ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट आएगी। करेंगे। जी, अब हम बढ़ते हैं और सिंह राशि को देखते हैं। सिंह राशि के लिए तो लग्न और सप्तम पे ही ये ग्रहण आ रहा है, तो अपने और अपनी स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान रखें और कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। ये फिजिकली तो इतना नहीं प्रॉब्लम देगा, क्योंकि सिंह के लिए जो लग्नेश है वो सूर्य, वो सप्तम भाव में है और मंगल के साथ बैठा है। आप अड़ जाएंगे किसी पॉइंट पर, और थोड़ा सा तो रोबस्टनेस देता ही है। मंगल शक्ति का कारक है। आप जानते हैं कि मंगल कार्तिकेय शिव के ज्येष्ठ पुत्र को, मंगल थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो तो हम हनुमान जी या कार्तिकेय का वर्शिप भी करते हैं। तो मंगल शक्ति है ना, ये आप जानिए। हम कहते हैं देवताओं की आर्मी के कमांडर हैं कार्तिकेय। तो लग्नेश सूर्य के साथ मंगल बैठे हैं, सप्तम भाव में ही आ रहा है, तो आपको दृढ़ता तो देंगे, आपको पुरुषार्थ करने की, चेष्टा करने की जो एक हिम्मत देंगे। हाँ, वो तो देंगे। तो आप के कैसे भी हालात होंगे, आप अडिग रहेंगे। मगर इस अडिग होने में आप अपने स्पाउस के साथ लड़ाई मत करें, क्योंकि एक साथ पे इतना प्रभाव ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अष्टमेश एकादश भाव में, यानी कि बृहस्पति अष्टमेश होकर एकादश भाव में वक्री बैठे हैं। ये आपको कोई कमीशंस, कोई बोनसेस या शेयर मार्केट से भी लाभ दे सकता है। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर बड़ा अच्छा रहेगा, विदाउट अ डाउट। तो ये कुछ हाइलाइट्स रहेंगी। मगर क्योंकि शनि जो है यहाँ सप्तमेश होकर अष्टम भाव में शुक्र के साथ उच्च की स्थिति में बैठे, तो स्पाउस के साथ ज़रा थोड़ा सा दिखता है कि स्पाउस की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और स्पाउस के साथ आप अपनी बनाए जो आपका सामंजस्य है, एक सामंजस्य रखें अपने रिलेशनशिप में। और मैम, अगर किसी का रुका हुआ धन है, उसकी कोई वापसी का दिख रहा है? देखिए, जब रुका हुआ धन होता है ना, तो गोपाल सहस्त्रनाम आप संक्रांति तिथि पर करें। इसमें आप अमावस्या भी जोड़ लें। इन दिनों किया गया गोपाल सहस्त्रनाम, ये सभी कर सकते हैं। इन दिनों किया गया गोपाल सहस्त्रनाम गई हुई लक्ष्मी को वापस मोड़ देता है। ये बहुत प्रबल और बड़ा ही पावरफुल रेमेडी है, और ये सिर्फ सिंह राशि के लिए नहीं, इसे सबको ही कर सकते हैं। और कई बार सिर्फ आपको, देखिए, लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ मोड़ना, हम सबको बताते हैं कि साधना क्या है, लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ मोड़ना। अब आप व्यभिचार में लक्ष्मी को बहाएं, तो फिर आप सोचें कि आप किस तरीके से अपने पैसे का खर्च करते हैं ना, वो भी आपकी साधना है। आप ये मत सोचें मैंने तो प्रार्थना करी थी और लक्ष्मी आ गई, अब फिर आपने लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ मोड़ा, यानी कि आप तीर्थ में आपने खर्च किया, किसी का भला करने में खर्च किया। चलिए, कर्तव्य कर्म एक तरफ है, आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा, अपनी पत्नी का ध्यान रखा, ये कर्तव्य कर्म। मगर आपने व्यभिचार में लक्ष्मी को खर्चा, तो फिर आपने लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ नहीं मोड़ा। फिर आप कहें मैं गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ के वापस मंगवाऊं, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की तरफ मोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो व्यय है लक्ष्मी का, वो फिर अच्छे कार्य में ही होना चाहिए। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए उसको। आप होम कर रहे हैं, हवन यज्ञ करवा रहे हैं, ये फिर लक्ष्मी को कर्तव्य कर्म तो है ही है, मगर अच्छे कार्य की तरफ, लक्ष्मीपति की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस के कार्य की तरफ मोड़ना पड़ेगा। ये गहरी बातें हैं, है ना। चलिए, अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। हाँ, ठीक है। कन्या राशि को अगर हम देखें तो ये जो ग्रहण है ये छठे और द्वादश भाव में पड़ रहा है। तो नौकरी में कोई ब्रेक आ सकती है, या हेल्थ में कोई संबंध, कोई प्रॉब्लम, या जैसे कोई डायग्नोसिस जो पुराना था, जो नहीं डायग्नोस हुआ वो अब डायग्नोस हुआ, या कोई प्रॉब्लम थी वो क्रॉनिक थी, अब वो ज़्यादा, माने क्रॉनिक इन द सेंस बीज था उसका, क्रॉनिसिटी का, अब वो तकलीफ देने लगी। तो अपनी हेल्थ का ज़रा ध्यान रखें, अपने स्टमक हेल्थ का ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग से बचें। इसका ये मतलब नहीं है कि सबको फूड पॉइजनिंग होगी, बट टेक केयर ऑफ स्टमक हेल्थ। जिनके कोर्ट केसेस फंसे हुए हैं, यहाँ पर वो बिल्कुल विस्फोटक पॉइंट पर आएंगे कि जैसे जो लड़ाई थी वो बिल्कुल अब मुद्दे पर, जैसे कहते हैं ना, आमने सामने। हाँ, पहले डेट्स लग रही थी, अब वो फैसले की तरफ बात मुड़ेगी। तो ये ग्रहण 6/12 का आपको ये भी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ कन्या राशि के लिए मंगल अष्टमेश है और छठे भाव में, तो शत्रु को भी ध्वस्त करेगा, कोर्ट केसेस को खत्म कर सकता है। मतलब अब वो बिल्कुल हेड ऑन होकर एक फाइनलिटी की तरफ
आ सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, सप्तमेश यहाँ दशम भाव में वक्री होकर बैठेंगे, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी संबंधी गेन्स भी कन्या राशि के लोगों को हो सकते हैं, ये बात भी आप जानिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सप्तम भाव में उच्च के शुक्र हैं, तो आपका थोड़ा जिसे कहते हैं घर की ब्यूटिफिकेशन पे, स्पाउस को कोई लग्जूरियस आइटम देने में भी खर्चा हो सकता है, ये जाने। अब चलते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के लिए आप देखें तो ये जो ग्रहण है ये फिर से पंचम एकादश भाव पर हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो दशमेश है, एकादश भाव में ग्रहण की स्थिति में आ रहे हैं। आपको कोई मेजर गेन या पोजीशन मिल सकती है, चाहे ये ग्रहण की स्थिति में आ रहे हैं दशमेश एकादश भाव में। कोई मेजर, जैसे कहते हैं पहले तो मेरे पास थोड़े से लोगों की टीम थी, अब आई हैव अ लार्जर, मतलब एकदम से चेंज होगा, मगर वो गेनफुल ही, हाँ वो चेंज जो है वो गेनफुल ही दिखता है। या वो कहते हैं ना एकदम से तख्ता पलट जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एकदम से अचानक से, हाँ आप यू आर कैटापुल्टेड टू द नेक्स्ट लेवल, है ना। सो दैट कैन बी सीन फॉर तुला राशि। बट तुला राशि के लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शुक्र जो है एग्जॉल्ट होकर छठे भाव में, मीन राशि तुला के लिए छठा भाव, तो हेल्थ जो है और वेट गेन जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा काउच पोटैटो हो जाते हैं, आप लेज़ी हो जाते हैं, तो ये आपकी जो रोग ऋण रिपु है उसको बढ़ाएगा एग्जॉल्टेड शुक्र, क्योंकि ये लग्नेश भी है, छठे भाव में एग्जॉल्ट हो रहा है, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने आप को इतना आराम दे देंगे, क्योंकि जब आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम देते हैं तो फिर आप उसमें रोग बैठता है, जंग लगता है और रोग बैठेगा। तो जब तक आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, रीढ़ की हड्डी झुकाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरी की अपने बॉडी को आदत नहीं देंगे, तब तक तो फिट ही रहेंगे आप। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम एक दिखती है। सो डोंट बी अ काउच पोटैटो, वेजिटेट मत कीजिए, हम ये कहेंगे। वृश्चिक राशि को जाने तो ये जो ग्रहण है ये दशम भाव में लग रहा है, ये नवमेश है यहाँ पर चंद्रमा, और दशमस्थ होकर ग्रहण की स्थिति में आ रहा है। फादर के करियर को समझना पड़ेगा, कोई मेजर चेंज, कई बार परेशानी दिखाने वाला चेंज भी होता है। वैसे तो हम, और फादर की हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, वैसे तो हम फादर के करियर को देखने के लिए छठे भाव को देखते हैं, क्योंकि नवम भाव से दशम भाव छठा भाव है। मगर इस केस में यहाँ पर क्योंकि ये नवमेश होकर वृश्चिक राशि के लिए दशम भाव में ग्रहण की स्थिति में आएंगे, मगर केंद्र में आ रहे हैं, नवमेश जो है वो केंद्र में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा फादर के करियर में चेंजेस या फादर की हेल्थ को भी हमें यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए लग्नेश जो है वो चतुर्थ भाव में आ गया कुंभ राशि में और सूर्य के साथ, मगर सूर्य जो है यहाँ पर दशमेश है, नवमेश पर दशमेश की दृष्टि है, इसलिए मैंने कहा कि फादर की जिंदगी में कोई ऐसा चेंज, ये आपके इंडिविजुअल चार्ट में कम, आपके फादर के करियर में, आप छोटे हैं, अब ये उम्र पे भी डिपेंड करता है, आप किसी के फादर रिटायर हो चुके हैं, ये ऐसे व्यक्ति की कुंडली है ना, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक में चंद्रमा जन्म राशि है, मगर फादर तो रिटायर हो चुके हैं, तो ये आपके चार्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं फिर ये पॉजिटिव ही दिखते हैं, क्योंकि दशमेश का दशम भाव को देखना, जहाँ नवमेश है और ग्रहण की स्थिति में देखना, तो चेंज दिखाता है, मगर पॉजिटिव ही दिखा रहा है, ये जानिए। मतलब ये बड़ा ही पॉजिटिव वो है, क्योंकि इसमें लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य दोनों युक्त हैं, कंजंक्ट हैं चतुर्थ भाव में, और दोनों दशम भाव को देख रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड योग, इट्स अ वेरी वेरी गुड योगा। बट यहाँ ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि पंचमेश जो हैं वो वक्री होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, उनके कंटेंट, वो क्या कंटेंट सर्व कर रहे हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे इस समय, आप ज़रा ध्यान रखें और फोकस बढ़ाएं। सूर्य की उपासना करने से फोकस हमेशा बढ़ता है। चंद्रमा जब ग्रसित होता है तो आप सूर्य की उपासना करें, क्योंकि इट इज़ द सन दैट गिव्स द लाइट टू द मून। चंद्रमा ग्रसित है, आपको कफ प्रवृत्ति है, आपका मन बिल्कुल आपको फोबिक, फियरफुल, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे थॉट्स, या हम ये नहीं कहते आप डॉक्टर के पास ना जाएं, बट मैं वैसे कह रही हूँ, जब चंद्रमा पीड़ित होता है आप सूर्य की उपासना करें, देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ेगा,
बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी, और कहीं ना कहीं देखे ना कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रही हैं। हेल्थ है, अच्छा खाना खाते हैं, प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी उनके हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं। अब देखते हैं धनु राशि को। धनु मेरी राशि है। हाँ, धनु आपकी राशि है। देखिए, धनु राशि को समझें तो ये ग्रहण जो है ये नवम भाव में लग रहा है, नवम और तृतीय जा रहे हैं इसमें, माने ये एक्टिव हो रहे हैं। मगर ये ग्रहण धनु राशि के लिए अष्टमेश चंद्रमा को इन्वॉल्व करके 9th में ला रहा है ना, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा है। तो फिर से फादर की हेल्थ यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि अष्टमेश जो है वो नवम भाव में आ गए, है ना, और ग्रहण की धुरी में बैठे हैं। और यहाँ पर अष्टमेश चंद्रमा पे द्वादशेश मंगल और नवमेश सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपको कोई गहरी साधना में भी कार्यरत कर सकते हैं। नवम धर्म का भी भाव है, नवम आपकी उपासना का भाव है, तो आप कोई साधना पद्धति या कोई ऐसी साधना उठा लें, या कहीं हम चलिया कर लेते हैं, मंदिर जाएंगे, कोई साधना पद्धति में भी एक ट्रिगर पॉइंट, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कोई ट्रिगर हुआ कि आपने कहा अब ये रास्ता पकड़ा जाए, तो ये आपकी अर्चना, उपासना, आराधना के लिए भी एक अच्छा समय होगा। धनु राशि के लिए लग्नेश वक्री होकर मिथुन राशि में बैठे हैं और लग्न को ही देख रहे हैं। आप इस समय पूरी तरीके से सक्षम हैं इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ये वक्री बृहस्पति नवमेश सूर्य है ना, हाँ। नवमेश सूर्य को नवम दृष्टि से तृतीय भाव में देख रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक मोड़ दिखाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस को भी ये ट्रिगर हो सकता है। ये ट्रिगर मतलब ये एक पॉजिटिव मूवमेंट आपके स्पाउस, जैसे आप डिसाइड करें कि नहीं हम ज्योतिर्लिंग जाएंगे, सारे 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, हाँ। ये हमें होम करना है, ये यज्ञ हमें करना है, ये दान हम करेंगे। अब जैसे ग्रहण में हम हमेशा कहते हैं आप संकल्प कर लीजिए, ये चावल आटा ये आप दान करेंगे, संकल्प करना, आप चाहे उस समय नहीं भी गए, मगर ग्रहण के बाद फिर आप वो दान कीजिए। वैसे भी ग्रहण काल के बाद दान आवश्यक माना जाता है। ग्रहण काल के बाद दिया गया दान, मतलब ग्रहण में संकल्प करके आप उसके बाद ये दान करिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ये भी बहुत सारे ग्रहों को शांत करता है, मैं ये कहूँगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखें तो ये ग्रहण जो है ये अष्टम भाव में आ रहा है, सिंह राशि पर, है ना, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखती हैं। मकर राशि वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। अष्टमेश एक्टिवेट हो रहा है, द्वितीय और अष्टम की धुरी एक्टिवेट हो रही है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ को भी, और थोड़ा ऐसा ना हो कि आपके पब्लिक डीलिंग्स में या आपके ऑफिशियल डीलिंग्स में कोई आपको हरासमेंट या ह्यूमिलिएशन का योग बने, उसको समझना पड़ेगा। कोई पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए केतु के अक्ष में, तो कोई पार्टनर आपका, कोई बिजनेस पार्टनर आपका जिसके साथ अब आपकी अनबन होने लगे, या जो पहले जो समझ थी कि ये डील ऐसे होगी, अब वो बिल्कुल ही उससे विपरीत होने लगे, तो ये थोड़ा सा एक परेशानी का मुद्दा दिखता है। और इसमें तृतीयेश, मकर राशि वालों के लिए तृतीयेश बृहस्पति छठे भाव में वक्री होकर बैठेंगे, तो ये भी आप किसी से हेड ऑन कोलिजन की स्थिति में, कई बार आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, आपके ऑफिस में जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन आपके पीयर्स जो हैं, उनके साथ आपकी अनबन, तो आई थिंक यू शुड बी केयरफुल। 8th आपका बॉस भी दिखाता है, 8th आपका बॉस भी है, 8th आपकी रिसर्च भी है, 8th आपका वेरिएबल इनकम भी है ना, और 8th में ये ग्रहण लग रहा है, चैलेंजिंग है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मगर ये सप्तमेश है, यहाँ गया है, तो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। इसमें सडन चेंज, इराटिक थोड़ा सा वो दिखता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि पे आए तो आप ये जानिए कि कुंभ राशि के लिए तो ये ग्रहण अपने से सप्तम भाव में ही लग रहा है ना, लियो में ये ग्रहण लग रहा है, और कुंभ राशि में मंगल, सूर्य, वक्री बुध और राहु बैठे हैं, और यहाँ चंद्रमा और केतु बैठे हैं। तो कई बार ऐसे लोग कहते हैं ना कि ओ अब ये पार्टनर नहीं समझ में आ रहा, हाँ, या अब तो कुछ बदलाव चाहिए, क्योंकि एकदम से, या वो ही वाला पार्टनर समझ में आ रहा है, मतलब सडन आपको कोई, वो कहते हैं ना रेवलेशन होना कि हाँ ये व्यक्ति अब मेरे लिए सही है, या ये व्यक्ति अब मेरे लिए सही नहीं है। तो जो भी ऐसे हों, मेन शुड, इवन बोथ मेन एंड विमेन, नेवर हर्ट समवन। अगर आपने
मैंने इफ़ यू आर कैजुअल अबाउट इट, पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना समय मत बर्बाद करें, कोई कैजुअल नाम की चीज़ होती नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये शक्ति का आदान प्रदान हो गया तो जो एनर्जी फ्रॉम द हायर सोर्स विल ऑलवेज गो टू द लोअर सोर्स, तो आपका पूजा पाठ कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को एक, अगर आपको अपना कवच रखना है, यू नो, एवरी वे, बिकॉज कवच सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है ना, कवच तो आपकी इमोशनल बॉडी के लिए, आपके कॉजल बॉडी के लिए भी है, क्योंकि आपका जब तब तपस्या भी चली जाएगी, है ना, अगर आप सोच समझ के। तो कैजुअल तो कुछ नहीं, बट जो भी आपको ब्रेन वेव आ रही है रिगार्डिंग अ पार्टनर, whether you want to take it fully now or you want to be serious about it, तो वो एक रेवलेशन का पॉइंट, एक ट्रिगर पॉइंट वहाँ आता है। तो ये हम देख सकते हैं कुंभ राशि के लिए। मीन राशि के लिए जाने तो छठे और द्वादश भाव पे ये गोचर ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा जो है मीन राशि के लिए पंचमेश है और छठे भाव में ग्रहण में आ गया। कोई अपनी एजुकेशन में ब्रेक, कई बार लोग कहते हैं हम वेट करेंगे, 1 साल वेट करेंगे फिर कुछ करेंगे, तो वो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी दिखते हैं। इसमें कोई जॉब में नो आई थिंक आई विल वांट टू स्टडी और आई वांट टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, ऐसे कुछ नया ही कहानी। क्योंकि छठे को भी आप, जो पंचमेश है, जब वो छठे, यहाँ पर पंचमेश दशम भाव से अष्टम भाव है, तो पंचमेश की दशाओं में आप देखेंगे अक्सर लोग अपनी नौकरियां छोड़ते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। अब मीन राशि वालों के लिए फिलहाल जो समय है, वैसे मीन राशि वालों के लिए ये साल भर का अच्छा वो है, मगर ये जो ग्रहण काल है इसमें अष्टमेश शुक्र लग्न में जाके उच्च के बैठ गए। अष्टमेश यानी कि लिब्रा जो है या तुला राशि जो है वो अष्टम भाव की राशि है मीन लग्न के लिए। ये लग्न में जाकर उच्च के होकर द्वादशेश और एकादश शनि के साथ युक्त होकर बैठे हैं, तो गेंस तो दिखाता है आपकी नौकरी बिजनेस में, मगर आपके हेल्थ के लिए ये अष्टमेश का उच्च होकर लग्न में जाना ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। इस समय आप कह रहे हैं ना कि मैं अपनी कोई वेबसाइट खोल लूँ, मैं अपना ही कोई बिजनेस, कुछ नया ही एंटरप्रेन्योरियल भी आप कर सकते हैं इसमें। एकादश का, हाँ, अष्टमेश के साथ जाकर युक्त होना है ना। अब द्वादश का उसके साथ युक्त होना मतलब आप व्यय एक्सपेंस भी करेंगे, बट ऐसा भी, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ बनते हैं। मगर एकादशेश शनि का लग्न में आकर दशम भाव को देखना, दशम दृष्टि से, ये गेंस का पीरियड दिखाता है। मगर हेल्थ का ध्यान रखें, छठे द्वादश भाव पे ये खूब सारे ग्रहों का इफेक्ट आ रहा है ना। तो ये ज़रा एक पॉइंट इसमें हमें देखना पड़ेगा। हमने इन सारी 12 राशियों का जिक्र किया और कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि जिनकी भी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है, सब में एक बात मैम ने कॉमन बोली है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही रखना है। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए। और 6 महीने का चंद्र ग्रहण है, बट उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि कुछ स्थितियों में इसका असर रहता है। हाँ, क्योंकि अगस्त में तो फिर से ग्रहण लगेंगे। तो ग्रहण का तो एक पर्टिकुलर पीरियड, और मैंने जैसा कि पहले कहा, आपकी पैदाइश के समय क्या ग्रहण है, क्या राहु केतु के अक्ष में क्या दशाएं चल रही हैं, उन ग्रहों की दशाएं जो ग्रहण में भी बैठे हैं, तो ऐसे देखना पड़ता है। मैम, क्या किसी की कोई राजयोग की भी स्थिति बन रही है? देखिए, 12 राशियों में अब अगर हम राजयोग बता भी देंगे, वैसे तो देखा जाए वृश्चिक राशि के लिए ये एक अच्छा समय है। ये ग्रहण अच्छे कॉम्बिनेशंस लेकर आया है, इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो आज के इस खास पॉडकास्ट पे आपने देखा कि हमने 12 राशियों का पे भी बात किया, किन राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का और क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे में यदि आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हम अगले पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर लेकर आएंगे। और आप भी अपनी राशि देख बताइए कि आपकी राशि क्या बता रही है और आप क्या हमसे पूछना चाहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। Thank you.